हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, जिस नोटिफिकेशन का आप लोग काफ़ी वक्त से वेट कर रहे थे, फाइनली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आना। परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आना। जो लोग भी उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आती हैं वहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि नया नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसी के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ठीक है ना, तो पूरी बात हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और हायर एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल पर देखने की मिलती है। तो चलिए, आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। देखिए, परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। जानी मानी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से ये मशहूर है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लगभग लगभग हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर लेवल की वैकेंसी भी है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर रहेगा। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरह से अप्लाई करना है, सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है ना, तो जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले आप इसमें ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो क्राइटेरिया है ना, मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो क्राइटेरिया है, इन्होंने इसमें रिटन टेस्ट भी जोड़ दिया है। पहले खाली इंटरव्यू के माध्यम से होता था, अब इन्होंने इसमें रिटन टेस्ट भी जोड़ दिया है, तो इसे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये देखिए, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर वगैरह है, ये सारे इसका मतलब नंबर वगैरह दे रखा है, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, इसे आप देख लेना। अगर हम वेटेज की बात करें, तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 2 फेज़ में होने वाला है, फेज़ 1 और फेज़ 2। अब फेज़ 1 में क्या होगा, आपका फेज़ 1 में जो एपीआई स्कोर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो देखा जाएगा, जो कि 100 नंबर का आपका होने वाला है। 100 नंबर में से आपके जो भी नंबर हैं वो काउंट होंगे। ठीक है ना, उसके अलावा आपके जो रिटन टेस्ट होगा वो 40 नंबर का होने वाला है। हम यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से आपका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ पर आप एंट्री लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका देखिए, 100 नंबर का तो एपीआई हो गया, प्लस रिटन टेस्ट हो गया। अब रिटन टेस्ट में कुछ लोग पूछेंगे कि सर रिटन टेस्ट में ये क्या पूछेंगे, तो देखिए, यूजीसी नेट के जो लेवल का पेपर आता है ना, उसी लेवल का ये पेपर बनाएंगे, और इन्होंने ये बात नोटिफिकेशन भी मेंशन कर रखी है। अगर आपने यूजीसी नेट पास कर रखा है तो आपके लिए ये इजीली क्रैक कर जाएंगे, ये आप आसान होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिलाकर 140 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये तो आपका फेज़ 1 हो गया। अब जो लोग इस फेज़ 1 को पार कर लेंगे, उन्हें बुलाया जाएगा फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 में क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। फेज़ 2 में आपके असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, आपका पढ़ाने का अंदाज चेक किया जाएगा। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के जरिए टीचिंग स्किल को चेक किया जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज वगैरह, वो सारी चीज़ भी इसमें ही आ जाती हैं। रही बात, इसके अलावा 10 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है, और ये जो आपका प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, ये 20 नंबर का होगा। तो पहले तो आपको ये वाला फेज पास करना है। इसमें से जैसे आप पास करेंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू में आ जाएंगे आप। अब ये यहाँ पर आपका फाइनल डिसीजन होगा, यहीं पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करते चले जाएंगे। देखिए, 2 ही फेज होने वाले हैं, फेज 1 और फेज 2 शॉर्टलिस्टिंग के लिए। और फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, जो बेसिक एकेडमिक स्कोर है, एपीआई स्कोर है, वो टेबल में दे रखा है, उसे हम बता देंगे। और आपका जो रिटन टेस्ट होगा, वो यहाँ पर शैल बी रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, 40 नंबर का। ठीक है ना, और ये देखिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटन टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो लगभग लगभग नेट के हिसाब का होगा, यूजीसी नेट के हिसाब का होगा, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए गेट के हिसाब का होगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रही बात यूनिवर्सिटी का नाम तो आपको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ एपीआई का स्कोर और रिटन टेस्ट। फ्रॉम दिस मेरिट लिस्ट अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। वही बात है कि भाई, एपीआई स्कोर और रिटन टेस्ट का आपका नंबर चेक किया जाएगा, 140 वाला। उस वाले मतलब फर्स्ट फेज में जो लोग पास होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है ना,
और ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं मेन मेन वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई समझ में ही नहीं आता कि भाई एपीआई स्कोर क्या होता है, तो उन्हें मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने वेटेज क्या रख रखा है, देखिए एपीआई स्कोर का यहाँ पर जो वेटेज है वो 30% का वेटेज इन्होंने रख रखा है। ओके, ओवरऑल सिलेक्शन में, ठीक है ना। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा थे तो 15 नंबर रहते हैं। 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो उसके 13 नंबर रहते हैं। इसी तरीके से 55 और 60 में थी आपकी परसेंटेज बीच में, मतलब ग्रेजुएशन की बात चल रही है, तो 10 नंबर इसके मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपना एपीआई स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना ताकि हम आपको राय मशवरा दे सकें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फीस भी लगेगी, फ्री में तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। भले ही ये मतलब परमानेंट वैकेंसी है लेकिन फीस तो लग रही है ना। एपीआई स्कोर आपका मिनिमम आना चाहिए और वो हम आपको बता देंगे। आप अपना अपना एपीआई स्कोर जरूर से कैलकुलेट करके बताना, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा तो उसके 25 नंबर रहते हैं। ऐसी अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर रहते हैं, वो आप यहाँ पर देख लेना। एमफिल अगर आप किसी ने कर रखा है तो 60% या उससे ज़्यादा है तो 7 नंबर इसके भी रहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। पीएचडी देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर आप लगने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में पढ़ाएंगे तो पीएचडी के 30 नंबर रहते हैं। वैसे अगर कॉलेज लेवल पर जाते हैं तो 25 नंबर रहते हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं 2018 की जो गाइडलाइन आई थी यूजीसी की, उसके हिसाब से। जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर इसके भी रहते हैं। और खाली नेट के जो नंबर रहते हैं वो 5 नंबर रहते हैं। और सेट के नंबर रहते हैं 3 नंबर रहते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, ठीक है ना, जो जनरली जब हम पीएचडी में आ जाते हैं तब हम लिखते हैं, हर एक पेपर के 2 नंबर मिलेंगे आपको। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे, और वो भी यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में होने चाहिए आपके पेपर। मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर हम बात करें टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल जो एक्सपीरियंस होता है तो हर एक साल के 2 नंबर रहते हैं आपको। मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। अवार्ड कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो भाई इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड के 3 नंबर रहते हैं। स्टेट लेवल अवार्ड के 2 नंबर रहते हैं। ओके, चलिए, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एमफिल भी है और पीएचडी भी है तब भी 30 नंबर से ज़्यादा वो नहीं ले सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेआरएफ भी है, नेट भी है, सेट भी है, तब भी 7 नंबर से ऊपर नहीं जा सकते आप। अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल सभी हैं तब भी 3 नंबर से ऊपर नहीं मिल सकते आपको। अब जो सेट है ना वो खाली उत्तर प्रदेश का ही काउंट होगा, और पहली बात तो उत्तर प्रदेश में होता ही नहीं है, तो सेट का कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पर जनरली आप नेट के बेस पर ही अप्लाई कर पाएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात हाँ, ये सारी चीज़ें तो हो गई। और ये आपका जो एपीआई रहेगा ना इसका 30% वेटेज रहने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मिनिमम एपीआई कितना आना चाहिए, तो देखिए मिनिमम एपीआई इन्होंने इस वाले नोटिफिकेशन में बताया नहीं है, लेकिन यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। लगभग अगर आप मान के चलें तो 60 तो एटलीस्ट आपका होना ही चाहिए, ठीक है ना। 60% तो आपका होना ही चाहिए, तो आपकी यहाँ पर कॉल आ सकती है फॉर द जनरल कैंडिडेट। अगर कोई एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट है या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो परसेंटेज नहीं, नंबर, एपीआई में नंबर होते हैं, परसेंटेज नहीं होती है। लगभग 55 भी है तो भी उनके लिए कॉल आ सकती है। बाकी आप अपना अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करके ज़रूर से बताना। चलिए, यहाँ पर बाकी तो ये सीनियर लेवल की वैकेंसी के बारे में डिटेल है, वो सब आपके मतलब की नहीं है। अब आप ये यहाँ पर ये समझ लीजिए कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। और किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, आपके पास पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ। ओके, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% पर भी पीजी में, पीजी की बात चल रही है। प्लस आपके पास नेट होना चाहिए, NET नेट होना चाहिए। और आपके पास पीएचडी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एपीआई का मसला पड़ रहा है ना, तो पीएचडी जिसके पास होगी तो जाहिर सी बात है उसका एपीआई स्कोर ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। रही बात है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ज़रा सब्जेक्ट पर भी हम नज़र देख लेते हैं। आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस वाले सेक्शन पर होना चाहिए, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। अब यहाँ पर आप गौर करते चले जाइएगा। हिंदी में वैकेंसी है, गृह प्रबंधन में है, इतिहास में है, कपड़ा एवं परिधान में है, खाद्य एवं पोषण में है, और गृह विज्ञान एवं विस्तार शिक्षा में है, जंतु विज्ञान में है, पत्रकारिता एवं जनसंचार में है, और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है, संस्कृत में है, बाल विकास एंड पारिवारिक संबंध में वैकेंसी है। इसी तरीके से जिसमें वैकेंसी है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। मनोविज्ञान में वैकेंसी है, रसायन शास्त्र में वैकेंसी है, गृह विज्ञान जिसे हम
कहते हैं। और रूसी भाषा में वैकेंसी है, शारीरिक क्रिया विज्ञान, गृह विज्ञान में वैकेंसी है, और यहाँ पर ये विज्ञान है और समाज कार्य है, और ये है समाजशास्त्र है। इसके अलावा समाजशास्त्र गृह विज्ञान में है और स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है। इसके अलावा ये सारी वैकेंसी होने वाली हैं। और ये देखिए, ये ना, ये वाली, ये आपके मतलब की नहीं है, ये सब सीनियर लेवल की वैकेंसी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या बोलते हैं उसे, एक्सपीरियंस चाहिए, और वो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो काम भी नहीं चलेगा। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए 23/1/2026 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 15/3 मतलब 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और फिर रजिस्ट्रार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, यहाँ पर आप भेजना है। आपको स्पीड पोस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। और जो आपका एनवलप होगा और जो लिफाफा वगैरह होगा, उसके ऊपर लिख देना सारी चीज़ें, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। 25 तारीख तक ये लिफाफा भी आपको भेज देना है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है ना। हो गई बात। देखिए, आप भी कहेंगे कि ये क्या है, ये भाई ये ज्यादती है, इसे क्या बोलेंगे आप। 3,000 रुपये, बताइए 3,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा है भाई। 3,000 रुपये फीस है जनरल वालों की। SC ST के लिए भी कोई ज़्यादा रियायत नहीं है, 2500 रुपये इनकी भी फीस है। अब भाई साहब, अगर आपको सही लगे वैकेंसी, सफिशेंट अमाउंट में वैकेंसी लगे और लगे कुछ मामला हो सकता है, तभी अप्लाई करना, वरना तो 3,000 रुपये का तो उसका फॉर्म ही है। भाई लूटमार चल रहा है, मैं तो सीधे सीधे बोलूँगा, लूटमार है ये, और कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग एल्स बट लूटमार। ओके भाई, इतनी फीस ऐसा क्या करवाने वाले हैं आप? पता नहीं क्या सिस्टम है ये। देखिए, चलो 500 रुपये 600 रुपये चल जाती है, लेकिन ये 3,000 रुपये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बताइए, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अब जिन लोगों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, मैंने आपको दिखा दी है। रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में आ जाना। और देखिए, जब भी आप चैनल पर आएँ तो देखिए लेटेस्ट वीडियो वाला सेक्शन देख लेना, यहाँ पर आपको एक से एक वैकेंसी मिल जाएंगी जो कि अभी हाल फिलहाल में आई हुई है। जो आपके मतलब की लगे, सही लगे, हाँ हो सकता है मामला, तो वहाँ पर अप्लाई करिए बिल्कुल। This video is for education purposes only. Always verified details on official websites. This video is for education purposes only. Always verified details on official websites.